नमस्कार, मैं घनश्याम बादल। एक बार फिर से चैनल तीर तर्कश के माध्यम से आपकी अदालत में हाजिर हूँ। आज हम 7 मुद्दे लेकर एक साथ हाजिर हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की सरकार ने 7 डेलीगेशन भेजने का निर्णय किया है दुनिया भर को बताने के लिए कि हमें ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, हमारे क्या लक्ष्य थे और इसकी वजह क्या रही कि हमें पाकिस्तान पर पलटकर वार करना पड़ा। खैर आइए, इससे पहले सबसे पहले सेगमेंट में जिक्र करते हैं ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल या कितना विफल रहा। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में टीआरएफ के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के शहर पर 26 पर्यटकों की जान ली और प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इस ऑपरेशन की पूरी तरीके से तैयारी की गई और फिर पाकिस्तान पर पलटकर वार किया गया। उनके 9 आतंकवादी ठिकाने, सैकड़ों आतंकवादी मार डाले गए। लेकिन पाकिस्तान ने भी पलटकर वार करने की कोशिश की, जिसे भारत सरकार के अनुसार हमने पूरी तरह विफल कर दिया और किसी भी प्रकार का नुकसान भारत को नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ संघर्ष विराम के बाद जश्न मनाए जाने की खबरें भी दुनिया भर में देखी गई। कह सकते हैं अपना चेहरा तो बचाना है, अपनी इज्जत तो बचानी है, जनता को कोई ना कोई तो जवाब देना है। खैर, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जाने। आइए एक नज़र डालते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल या कितना विफल रहा। यदि हम सेना की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अंततः दुनिया भर में जाकर उसे गुहार लगानी पड़ी, किसी तरीके से ये युद्ध विराम कराइए, ये संघर्ष विराम कराइए। और अंततः ट्रंप इस मामले में आगे आए और उन्होंने अपने ही लेवल पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी, संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, जिसका भारत में विरोध भी हुआ और सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए गए कि क्यों और किस वजह से, ऐसा क्या डर था कि हमें अचानक संघर्ष विराम करना पड़ा, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी थी। इसका जवाब भी दिया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न खत्म हुआ है और न विफल हुआ है, बल्कि इसे केवल स्थगित किया गया है और यदि आतंकवादी संगठन या पाकिस्तान पुनः इस तरीके का कोई प्रयास करेगा तो इसे हम युद्ध की घोषणा मानेंगे। कोई भी आतंकवादी हमला भारत पर यदि होता है तो भारत को फिर उसे युद्ध की घोषणा मानना पड़ेगा और इसका खामियाजा उसके आकाओं को उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा संदेश गया, जाना चाहिए था। हालांकि इस संदेश से सुनने में आया ट्रंप भी विचलित हुए। चीन जो इस संघर्ष विराम का श्रेय लेने को उत्सुक था, उसको भी जोर पड़ा। लेकिन भारत तो भारत है और भारत की किसी भी समस्या के हल के लिए हमें तीसरे देश की कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है और न होनी चाहिए। अगर हम देखें, संघर्ष विराम की बात करें, विवाद हुआ, बहुत सारे लोग आगे आए, विपक्ष ने भी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा न होना था और न हुआ। आइए उसके बाद की घटनाओं पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने तय किया कि कुछ डेलीगेशंस कूटनीतिक दृष्टि से दुनिया भर के देशों में जाएंगे और वो लोगों को बताएंगे, वहाँ की सरकारों को बताएंगे कि हमें ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों हमें पलटकर वार करना पड़ा, आतंकवाद का क्या फर्क, क्या असर भारत पर और दुनिया पर पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने 7 डेलीगेशंस, 7 प्रतिनिधिमंडल तैयार किए, 7 नेता उसके चुने गए। इन 7 प्रतिनिधि मंडल में कुल मिलाकर 59 यानी 59 सदस्य रखे गए हैं और 33 देशों का ये दौरा करेंगे। हालांकि इन डेलीगेशंस पर भी विवाद हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसने जो 4 नाम उसने सरकार को दिए थे, सरकार ने उनमें से केवल एक आनंद शर्मा को ही उसमें रखा है। शशि थरूर का नाम कांग्रेस का कहना है उसकी तरफ से गया ही नहीं। उन्होंने नसीर सैयद का नाम दिया, उन्होंने कुछ दूसरे नाम दिए जिनमें गौरव गोगोई और अमरिंदर सिंह जैसे नाम शामिल थे। जयराम रमेश ने ये घोषणा या इस प्रकार का वक्तव्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दिया। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी दल से किसी प्रकार के नाम
मांगे ही नहीं थे और उन्होंने योग्यता के आधार पर ऐसे सदस्यों का चयन किया है जो जाकर के देशों में देश का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सके। भारत की क्या नीति है, भारत की क्या समस्याएं हैं, भारत क्या चाहता है और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रख सके। एक नज़र यदि हम इन डेलीगेशन पर डालें, इनमें जो 7 बड़े नाम प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के रूप में शामिल किए गए हैं वो निश्चित रूप से सरकार की दूरदृष्टि को रेखांकित करते हुए नजर आते हैं। शशि थरूर राजनयिक के तौर पर विदेशों में रहे हैं। रविशंकर प्रसाद एक प्रखर वक्ता हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी की मुखर नेता हैं। संजय झा करुणानिधि, कानामोजी करुणानिधि, श्रीकांत शिंदे, बैजयंत पांडा, ये सारे नाम ऐसे हैं जिन पर आपत्ति की गुंजाइश नहीं बनती है। केंद्र सरकार ने इसमें लगभग हर दल के सदस्यों को शामिल भी किया है, जिनमें असुद्दीन ओवैसी जैसे नाम भी हैं जो सरकार की अक्सर आलोचना करते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि यदि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनता का दिल जीता है तो असुद्दीन ओवैसी उनमें से एक हैं। आग उगलने वाला ये नेता इस पूरे के पूरे संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तान पर टूट पड़ा, जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान को नसीहतें दी, जिस प्रकार से कहा कि तुम्हारे देश से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं और यहाँ के मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है और इसका श्रेय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए असुद्दीन ओवैसी को। यदि हम कहें ऑपरेशन सिंदूर के हीरो के रूप में यदि सेना आगे आती है, नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है, तो वहीं थोड़ा सा श्रेय कहीं ना कहीं ओवैसी को भी जाएगा। AIIM की तरफ से असुद्दीन ओवैसी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। दूसरे सदस्यों में यदि हम देखें, प्रखर राजनीतिज्ञ रहे और विदेश का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले सलमान खुर्शीद का चयन भी संतोष प्रदान करता है। निश्चित रूप से सलमान खुर्शीद की भूमिका इसमें सक्रिय रहेगी। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी उल्लेखनीय है। लेकिन यहाँ पर यह कहने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार ने उन्हीं नेताओं को इन प्रतिनिधिमंडलों में चुना है जिन्होंने समय समय पर सरकार का समर्थन किया है, सरकार की खुलकर तारीफ की है और शायद इसी का पुरस्कार शशि थरूर को मिला है, इसी का पुरस्कार गुलाम नबी आज़ाद को मिला है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से इस तरीके का पुरस्कार देने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि नेशन फर्स्ट, देश पहली चीज़ है, राजनीति बाद में होनी चाहिए। राजनीति होगी, मैंने पहले कहा था, राजनीति हुई और राजनीति इस पर आगे भी होगी, लेकिन ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और हमें इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए कि विदेशों में बैठे हुए लोगों को या वहाँ की सरकारों को या वहाँ के नेताओं को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्काउंड्रल्स, ये कहावत है राजनीति के बारे में। मक्कारी का खेल है राजनीति, धूर्तता का खेल है राजनीति। हालांकि तीर तर्कश चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। राजनीति में भी दोनों तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अपने स्वार्थों की पूरी करने वाले भी हैं और साथ ही साथ देश के ऊपर मर मिटने वाले भी राजनीति में ही हैं। महात्मा गांधी हूँ, चाहे नेहरू हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय राजनीति के हीरे के रूप में कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बात का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार ने ही ऐसे डेलीगेशंस का गठन किया या विदेशों में भेजने का निर्णय लिया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में ऐसा होता रहा है और विपक्ष के सदस्यों को बहुत बार शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत यदि हम देखें 1971 के युद्ध के बाद ही हो गई थी। क्यों इंदिरा जी को बांग्लादेश के निर्माण के लिए कदम उठाना पड़ा, इसके बारे में कूटनीतिक जानकारी देने के लिए एक डेलीगेशन भेजा गया था, लेकिन तब उसमें राजनीतिज्ञ शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि सेना के अधिकारी उसमें शामिल थे। 1994 में PV नरसिंह राव की सरकार में राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया गया। एक नेता के रूप में वो गए विपक्ष में होने के बावजूद, और उनके साथ फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद ने भी वहाँ पर भारत का पक्ष रखा। हालांकि सलमान खुर्शीद उस समय भी कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही विपक्ष के नेता थे।
तो यदि भाजपा की ये सरकार ये श्रेय लेने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा अद्भुत कारनामा किया है, तो ये कोई अद्भुत कारनामा नहीं है, बल्कि भारत में ऐसा पहले से होता आया है। और दुनिया को याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में जाकर के हिंदी में वो प्रखर भाषण दिया था, जिसकी गूंज आज तक भी वहाँ पर सुनाई देती है। इतना ही नहीं, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुए तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ऐसे डेलीगेशंस भारत की कूटनीति को विदेशों तक पहुंचाने के लिए भेजे थे, और ये संघर्ष भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका ये अभियान काफ़ी सफल रहा था। हालांकि मनमोहन सिंह ऐसा साहस नहीं जुटा पाए थे कि पाकिस्तान को सैन्य स्तर पर करारा जवाब दिया जा सके, जबकि नरेंद्र मोदी ये कदम उठाने की हिम्मत जुटा पाए। तो हम कह सकते हैं ऐसे डेलीगेशंस पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन इस डेलीगेशन का विस्तार भी ज़्यादा है। इसमें लगभग सभी पार्टियों के सदस्य, प्रमुख पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अपना खेल एक बार फिर से खेला है। उसके यूसुफ पठान एवं संदीप बंदोपाध्याय को इन कमेटियों में रखा गया था, लेकिन ताज़ा समाचार मिलने तक ये पता चल रहा है कि टीएमसी ने तय किया है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नहीं भेजेगी। अब इस पर क्या कहा जा सकता है? राजनीति है भाई, राजनीति, और राजनीति में कुछ भी संभव है। कहा भी गया है एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, लेकिन यहाँ पर कहेंगे एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, जब आपके स्वार्थ की बात आती है तो। अब एक और मुद्दा यहाँ पर उठकर आता है, ये 7 डेलीगेशन, ये 59 सदस्य 33 देशों में जाएंगे। इनका लक्ष्य क्या है? क्या इशूज, क्या मुद्दे वहाँ पर उठाएंगे? तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है, वहाँ जाकर हम भारत का पक्ष रखेंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे। इतिहास क्या रहा है पाकिस्तान का, आतंकवाद के साथ उसका जुड़ाव कितना पुराना और कितना ज़्यादा है, कितने घनिष्ठ संबंध हैं, इससे हम दुनिया को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूतों के साथ वाकिफ़ कराएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसे प्रमाण हम समय समय पर दुनिया को और पाकिस्तान को देते रहे हैं। उम्मीद करें इस बार दुनिया हमारी बात और ज़्यादा गौर से सुनेंगी। हम वहाँ जाकर ये डेलीगेशंस, ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाकर दुनिया को बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान विश्व भर में आतंकवाद फैलाने का सबसे प्रमुख अड्डा बन गया है। दुनिया को याद दिलाया जाएगा किस प्रकार से लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को सूचित किए बगैर वहाँ जाकर के एबटाबाद में एलिमिनेट किया था, उसको मारा था। ये बताना होगा दुनिया को, फिर से याद दिलाना पड़ेगा, ये बताना होगा दुनिया को कि जितने आतंकवादी संगठन हैं उन सबको प्राणवायु कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जरूर मिलती है। पाकिस्तान उसमें शामिल रहा है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, टर्की का मामला हो, सीरिया का मामला हो, जहाँ भी देखिए पाकिस्तान का नाम आतंकवाद समर्थक देश के रूप में बार बार उभर करके आया है। तो हम ऐसे मुद्दों से दुनिया को वाकिफ कराएंगे। हम बताएंगे कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद का समर्थन करता है उसका भारत पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे मासूम नागरिकों की हत्याएं, हमारी दूसरी समस्याएं पाकिस्तान की वजह से किस प्रकार से शामिल हो रही हैं। हम इन प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से बताएंगे कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और उसमें किसी भी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों देश मिलकर करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को बताएंगे कि हमें सिंधु जल संधि को क्यों स्थगित करना पड़ा, हम बताएंगे हमें अटारी वाघा बॉर्डर क्यों बंद करने पड़े, हम बताएंगे हमें उसके साथ व्यापार क्यों रोकना पड़ा। और जब ये मुद्दे दुनिया के मंचों से उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रश्रय देने का भंडाफोड़ होगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश को जरूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रतिनिधिमंडल मजबूती के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात दुनिया को समझाने में कामयाब होंगे। तो अभी तो इन प्रतिनिधिमंडल को जो 23 मई से 31 मई या 1 जून तक अपने कार्य में लगेंगे, हम उनको शुभकामनाएं दें, उनकी सफलता की कामना करें और साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी ये उम्मीद करें कि वो सारे स्वार्थ एक तरफ रखकर अभी केवल और केवल भारत के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। यदि देश रहेगा
तो ही आप रहेंगे। आपकी राजनीति भी तभी होगी जब ये देश सुरक्षित होगा। इन मुद्दों के साथ हम चलते हैं। लेकिन साहब, नेता तो नेता है और नेता की जबान कहते हैं 7 गज लंबी होती है, तो बदजुबानी यहाँ पर भी हो रही है। जबान संभाले नहीं संभल रही है। विपक्षी कुछ कहे समझ में आता है, उनके अपने राजनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं। सरकार की आलोचना करना, निंदा करना, उसके कामों में मीन मेख निकालना, उसकी कमियां ढूंढना विपक्ष का काम है। यदि विपक्ष ऐसा करता है तो उसे दोष नहीं दिया जाना चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि सत्ताधारी दल के नेता ही बदजुबानी करें, ऐसी बात कहें कि सरकार खुद संकट में पड़ जाए, तो आश्चर्य होता है। और भाजपा के नेता विजय शाह ने ऐसा ही तो किया। कर्नल सोफिया को किस प्रकार से आतंकवादियों की बहन कह दिया। भले ही रो में बह गए, भले ही बाद में माफ़ी मांगते रहे, भले ही कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने भाजपा का तो किया ही है, देश का भी किया है। ऐसे नेताओं की अगर हम गणना करने लगे, गिनती करने लगे, तो केवल विजय शाह इसमें नहीं रहते हैं। इसमें अखिलेश यादव का भी नाम आता है, इसमें रामगोपाल यादव का भी नाम आता है, इसमें और नेताओं के साथ साथ एक बार फिर से राहुल गांधी का नाम आता है। लगता है राहुल गांधी ने तय कर रखा है, सुर्खियों में रहने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। काश ये युवा समझे जाने वाले नेता यदि सोच समझकर अपनी टीम तैयार करें और देखें कि उनके किस वक्तव्य का क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे कांग्रेस को बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन समझें तब ना। ये चलिए इस बात को कांग्रेस पे छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं हम पार्टीज के ऊपर। लेकिन फिर मैं कहूँगा, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, इसके अलावा इस देश को और कुछ स्वीकार न था, न है और न होगा। खैर चलिए साहब, नेता तो नेता है, अपनी कर रहे हैं, जो करना है वो मानेंगे नहीं, उनके अपने निहित स्वार्थ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आम लोगों में भी घर के भेदी निकलने शुरू हो गए हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान की स्लीपिंग सेल्स के रूप में ज्योति मल्होत्रा, जो कि यूट्यूबर हैं और ट्रैवल विद जो के नाम से अपना एक अच्छा खासा चैनल चलाती है, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोवर्स है, लगभग 33 मिलियन लोग उनके चैनल को देखते हैं। और अब सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आया है कि ये ज्योति मल्होत्रा क्यों बार बार पाकिस्तान जाती थी, क्यों विभिन्न देशों का दौरा करती थी, क्यों पाकिस्तान की हिमायत वाले यूट्यूब पर ये अपनी क्यों बार बार पाकिस्तान की को सकारात्मक देश दिखाने के लिए इस प्रकार के सीरीज जारी करती थी। उसमें कुछ रहस्य नज़र आ रहा है। हालांकि तीर तर्कश चैनल अभी जरूर कहेगा, जब तक पुख्ता सबूत ना हो, जब तक तय ना हो जाए, तब तक किसी को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन साहब, ये श्रृंखला तो बढ़ती जा रही है। इनमें केवल एक ज्योति मल्होत्रा का नाम नहीं है, इनमें देवेंद्र ढिल्लों भी शामिल है, इनमें नोमान है, इनमें शहजाद अली है, इनमें गजाला खातून है और इनमें और बहुत सारे नाम शामिल किए गए हैं। और एक ख़ास बात देखने में आई कि इनमें से अधिकांश लोग पंजाब और हरियाणा से जुड़ते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि पंजाब या हरियाणा के लोगों के ऊपर शक किया जाए, कहने का मतलब केवल ये है कि ये देखा जाए कि पाकिस्तान की एजेंसियां क्यों और किस तरीके से, किस प्रकार के लोगों को अपना टारगेट करके अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। अभी चैनल पर प्रसारण देखते मैं देख रहा था, एक सैन्य अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हनी ट्रैपिंग के साथ साथ वुमेन, वाइन एंड वेल्थ, जर, जोरू और जमीन, ये 3 यूज किए जाते हैं युवाओं को फंसाने के लिए। इसमें एक और ख़ास बात देखी जाए, नोमान अली जैसे लोग जो बहुत कम उम्र के हैं, जिनके सपने ऊंचे हैं, जो ऐश की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो लोग इनके काबू में आसानी से आ जाते हैं। कभी उनको पैसे का लालच दिया जाता है, कभी उनको औरत का सुरा सुंदरी का लालच दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ये लोग उनके शिकार हो जाते हैं। ध्यान रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके आसपास में भी कुछ ऐसे तत्व हों। ध्यान रखिएगा, जागरूक रखिए, आंख और कान खुले रखिए, निगाह रखिए अपने आसपास भी। एक और कहावत मेरी याद आती है, ट्रस्ट बट बिफोर ट्रस्टिंग वेरीफाई। विश्वास करिए, अविश्वास की जरूरत नहीं, लेकिन साथ ही साथ उस विश्वास के लिए आप इस बात की प्रामाणिकता की जांच कीजिए, जिस व्यक्ति पर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, कहीं वो विश्वासघात तो नहीं कर रहा है। उम्मीद है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा।
और सब के सब देशभक्ति में लीन होंगे, सब के सब भारत माता की जय केवल बोल नहीं रहे होंगे बल्कि भारत माता की जय के लिए काम कर रहे होंगे। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश और कहते रहिए भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।